एक और बड़ा मसला जो रहता है सैलाब के आने के बाद नाजरीन, वो ज़राअत से मुतल्लिक है, एग्रीकल्चर से मुतल्लिक है। तो खालिद साहब, इस पर जो आपकी तरफ से ये कहा गया कि 18 लाख एकड़ पर जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं, हुकूमत का डाटा ये कहता है कि हर फसल का 1 से 3% नुकसान हुआ है। वो और बात है कि सैलाब आने से पहले भी जो किसान कम्यूनिटी है उसके अपने मसाइल थे, लेकिन ये सैलाब ने जो इम्पैक्ट किया अब इस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा सुनने में आ रहा है। कौन साबित करेगा इसको? देखा जी, तीनों दरिया बिखरे हुए हैं इस वक्त, सतलुज, रावी और चनाब, और तकरीबन ये 26 अजला को पंजाब में ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, जिसके ऊपर अब आप गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, इन डिवीज़न में देखें तो चावल काश होता है। चावल की फसल का बहुत बड़ा हिस्सा नुकसान हो चुका है। आगे कपास है, गन्ना है, तमाम किस्म की सब्जियात हैं, इसी तरीके चारा जात हैं। जहाँ पे किन्नू लगा हुआ है वहाँ पे किन्नू की फसल है। उसके अलावा जो फ़िश फार्मर है उनका सबसे बड़ा नुकसान है कि उनका 7.5 लाख रुपए फ़ी एकड़ खर्चा है। वो 100% जहाँ पे पानी पहुँचा है वहाँ पे वो ख़त्म हो गई, और हज़ारों एकड़ वो भी ख़त्म हो गए हैं जी। इस वक्त जितनी पाकिस्तान पंजाब में फ़िश है आलमोस्ट तकरीबन 50% वो फ़िश ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, इसलिए फ़िश का भी प्रॉब्लम आएगा आपको। नहीं, चावल का जो आपने कहा ना, वो एक्सपोर्टर एसोसिएशन वाले जावेद जिलानी साहब कहते हैं 10 से 12% सिर्फ इम्पैक्ट होगा। सर 10-12% थोड़ा इम्पैक्ट है, आप ये बताएं। अब वो कहते हैं जो 60 से 70 की बात कर रहे हैं वो गलत है। नहीं, हम 60-70 तो हम भी नहीं कह रहे, कोई भी नहीं कह रहा 60-70%। मैं अगर उसको 15% कहूँ तो 15% गलत नहीं होगा। 15%, अगर 15% से बहुत बड़ा फ़र्क आता है जी। अगर आपकी गंदम में, इसमें, इन चीज़ों में 15% का गंदम की अब काश में कमी आएगी। अच्छा, उसकी वजह यह है ना कि काश्तकार, देखें ना, काश्तकार की इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सैलाब की जद में आया है उसके पास तो बचा ही कुछ नहीं है। उसके पास सिर्फ इस वक्त जो उसने शलवार कमीज या चादर कुर्ता पहना हुआ है वही उसके पास है, इसके अलावा तो उसके पास कुछ नहीं है। उसके घर में अगर गंदम का बीज पड़ा था, या खाने के लिए गंदम पड़ी थी, खाने के लिए दालें पड़ी थी, चीनी पड़ी थी, आटा पड़ा था, उसके बिस्तर पड़े थे, चारपाइयाँ थी, या उनके बच्चों के कपड़े थे, जो कुछ था वो सबको दरिया बुर्द हो गया। इस वक्त तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला है कि जानवरों को कहाँ से खिलाए और बच्चों को कहाँ से खिलाए। ये दो उसके लिए सबसे बड़े इशू हैं। और अगली फसल कहाँ से काश करे, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि काश्तकार तो ऑलरेडी स्ट्रेस में था। काश्तकार को पहले ही उनके फसलों का, मैं कॉटन ग्रोवर हूँ, मुझे कपास का रेट नहीं मिल रहा, मेरी पैदावारी लागत मुझे नहीं मिल रही। मैं गंदम भी मैं काश करता हूँ, गंदम में मुझे पैदावारी लागत 2 साल वापस नहीं मिली। यानी कि गंदम में अगर आप देखें 2 सालों में 2200 अरब रुपए कम मिला है असल रेट से। अच्छा, 2200 अरब रुपए। मेरा चैलेंज है, मैं ओपन चैलेंज देके कहता हूँ कि आके बैठ के हुकूमत, नहीं कोई आके डिबेट कर ले सर। मैं आपको 2 सालों में 61 मिलियन टन बनती है गंदम। अच्छा, तो उसकी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर, 33 से 3400 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी पर एकड़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिसने ज़मीन ठेके पे ली हुई है। 65% रकबा ठेके पे है, 35% लोग खुद काश करते हैं। जिसकी अपनी काश है उसको 2700-2800 रुपये खर्चा है जी। अच्छा, अगर फी काश्तकार को 1000 से 1200 रुपये फी मन कम मिला हो तो आप खुद हिसाब लगा लें असल रेट से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। प्रॉफिट तो दूर की बात है। हम हुकूमत से इस वक्त क्या किया है, इस वक्त लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है मेरे ख्याल में। इस वक्त टाइम ये है कि हम उनकी बहाली कैसे कर सकते हैं। एक तो मैं पूरी कौम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दफ़ा मुझे वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा जो पाकिस्तानी लोगों को पहले जज्बा होता था। अगर खुदा ना खासा ज़लज़ला आया, सैलाब आया, जिस तरह मुखैर आज़ाद आते थे, इस दफ़ा वो नहीं है जी। अच्छा, मैंने हर जगह फिर के देखा, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। क्या वजह हो सकती है इसकी? मैं इसके बारे में कुछ नहीं, वजह है कि अब वो अफोर्डेबिलिटी भी नहीं रही। नहीं, मेरा ख्याल में कोई एतमाद का फुकदान है कि हम पैसे दें, खर्च होंगे नहीं होंगे। अच्छा। में भी ये चीज़ भी हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि उन लोगों को मुखैर हज़रात को लेके आए। अकेली हुकूमत का काम नहीं है जी। ये अच्छा। पूरी कौम को यकमुश्त होकर इनकी बहाली के लिए हमें काम करना होगा, सारी कौम को मिल के करना होगा। देखें ना अब इंडिया में क्या हो रहा है जी, हमारे दुश्मन मुल्क में, वहाँ कुछ लोग आए जिन्होंने 10-10 गाँव ले लिए हैं कि हम इसको संभालेंगे। इसी तरह यहाँ भी होना चाहिए। हुकूमत खुद मुखैर हज़रात को बुला के कहे ये गांव तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। तो इससे पहले कि रिलीफ एफर्ट्स पे हम डिस्कशन करें जो गवर्नमेंट के क्लेम्स हैं, ये जो बात हो रही है कि अब चूंकि आगे भी कल्टिवेशन करनी है, तो उसके लिए आपको लगता है कि ये सैलाब के बाद जो ज़मीन है वो तैयार भी है गंदम की काश के लिए? देखिए, गंदम की काश में अभी काफ़ी टाइम है जी। अभी आज 9 सितंबर है, तो गंदम आपकी नवंबर और दिसंबर दोनों माह में काश हो सकती है। 2 महीने का तकरीबन 2 महीने का टाइम है। इंशाल्लाह ताला ज़मीन उस वक्त तक तैयार होगी, पानी चला जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन उसको चाहिए खाद चाहिए, बीज चाहिए, डीजल चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए और लेबर चार्जेस चाहिए। ये उसको मिलने चाहिए। हुकूमत चाहे मुखैर हज़रात से करवाए, चाहे हुकूमत खुद दे, जो मर्जी करे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखें ना, फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है।
हम बचपन से, मेरा देहात का मैं पैदा हुआ हूँ, हम बचपन से शुरू सुनते हैं जिसे घर दाने उसे कमले भी सियाने। बिल्कुल। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं। अब देखें ना, आपकी सारी सब्जियां दरियाई बेल्ट में आती है, तकरीबन टोटल आपकी सब्जियात ज़्यादा काश्त है वो दरियाई बेल्ट में है, सारी ख़त्म हो गई, चारा जात सारे ख़त्म हो गए। यानी कि जानवरों का, इंसानों के खाने के लिए हम ऑलरेडी देखें ना, ऑलरेडी स्ट्रेस में है। वो किस लिए? गंदम का रेट ना मिला, हुकूमत ने हमें कहा कि हमने गंदम को डीरेगुलेट कर दिया है। अब ये कोई तरीका नहीं कि हुकूमत अपनी ज़ात के लिए रांझा, दूसरे के लिए कैदू बने। जब आप हमारी बारी थी तो डीरेगुलेट है, अब हुकूमत उसको रेगुलेट करने जा रही है। हुकूमत ये भी वादा नहीं करती अगले साल तो आपके लिए भी रेगुलेट होगी, ये भी हुकूमत नहीं कहती। हमारे लिए डीरेगुलेट है, उनके लिए रेगुलेट है। डीरेगुलेट से मुराद ये है कि हुकूमत उसको फ्री मार्केटिंग कर दे। अच्छा। फिर हुकूमत उस पर बैनुल-सूबाई पाबंदी नहीं लगा सकती, एक्सपोर्ट पे पाबंदी नहीं लगा सकती, रेट कंट्रोल नहीं हो सकता, रेट, रोटी का रेट तय नहीं कर सकती, आटे का रेट तय नहीं कर सकती, किसी किस्म का हुकूमत ना गंदम का रेट हुकूमत तय कर सकती है। कानून ये कहता है। जो इन्होंने IMF का नाम इस्तेमाल करके काश्तकार का इस्तेहसाल किया है, तो वो आज वो IMF कहाँ है? काश्तकार का देखे ना, काश्तकार के साथ जो ज्यादती हुई है सर, ज्यादती ये हुई है कि गरीब काश्तकार से गंदम जबरदस्ती लेके उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको नहीं मिली। खा कौन रहा है जी? गरीब काश्तकार सब्सिडी किसको दे रहा है? एक गुलबर्ग के रहने वाले को, एक मॉडल टाउन के रहने वाले को, DHA के रहने वाले को, 5 स्टार होटल में खाना खाने वाले को। यानी कि वो किसके नाम पे? हुकूमत ने क्या दिया है? क्या हुकूमत ने हमारी पैदावारी लागत कम की है? क्या हुकूमत ने हमें हमारी पैदावारी लागत में रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है? मैं दुख के साथ बता रहा हूं कि मैं अगर यूरिया का बैग लेता हूं तो मुझे 4,300 रुपए का मिलता है पाकिस्तान में। इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीस में 884 रुपए का मिलता है। मैं अगर DAP लेता हूं मेरी 14,500 की है, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीस में 4,000 रुपए की है। मेरा बिजली का बिल 40-50 रुपए यूनिट है, इंडियन काश्तकार इंडियन पंजाब में, साथ हमसाए दुश्मन मुल्क में उसको बिजली मुफ्त मिलती है, डीजल सब्सिडाइज है, पेस्टिसाइड सब्सिडाइज है। इकोनॉमी में भी फर्क है ना, देखे ना, नहीं देखे ना, मैं आपको अर्ज करूं, हमें जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले, एक और दूसरी एक चीज और है जी, दुनिया क्या करती है जी? दुनिया कैसे आगे गई है? पाकिस्तान जब बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए, 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 140 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। क्यों सर? हमने इस दफा जो गंदम बेची, हमने 2024 में काश की, 25 में हार्वेस्ट की, अप्रैल मई में उसकी हार्वेस्टिंग हुई। हमें रेट का नहीं पता था, सुबह क्या रेट है, दोपहर क्या रेट है, शाम को क्या रेट है। जबकि दुश्मन मुल्क में अगस्त 2024 में उन्होंने रेट किसका अनाउंस किया? जो 2025 में काश होनी है, 26 में हार्वेस्ट होनी है, उसका रेट उस काश्तकार को दे दिया गया। इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग। चलें, इस पे जो गवर्नमेंट अभी कह रही है कि जिस तरह बिलावल साहब ने बात की है, या फिर रिलीफ जो अब किसानों के लिए होना चाहिए, उस पर मैं आता हूँ। परवेज साहब, ये ज़राअत का मसला अपनी जगह, ये भी एक बहुत संगीन मसला, इसलिए कि बैकबोन हमारी इकॉनमी की यही रही है हिस्टोरिकली। अब आकर जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो मज़ीद इंटेंस होते जा रहे हैं। हुकूमत बजाते ख़ुद ये कह रही है कि आगे आने वाले जो फ्लैश फ्लडिंग के एपिसोड्स होंगे वो इससे भी ज़्यादा सीवियर होंगे। तो इस सूरत हाल में जो ये बात की जा रही है, जिस तरह से बिलावल साहब ने गालिबन ये क्लेम किया कि नेशनल एक्शन प्लान तो हमने बना लिया दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, लेकिन अब नेशनल एक्शन प्लान ऑन फ्लडिंग भी हमें चाहिए, तो वो फिर किस तरह का होगा? सोल्यूशन फेज़ में हम कैसे जाएं? मल्टी फैसेटेड अप्रोच हो ताकि आइंदा आने वाले इस तरह के जो कैटास्ट्रफीज़ हैं इनमें हम कम से कम अपना डैमेज तो कम कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। लेकिन जो आपके पास एक अदारा जो सा वो NDMA है, वो उस वक्त मुतहरक होता है जिस वक्त अपना कोई डिज़ास्टर हो, उसके लिए ये प्री रिक्विजिट है कि डिज़ास्टर हो, खा कोई अर्थक्वेक आ जाए, खा कोई ड्राउट आ जाए, या कोई उसको कहते हैं जो सा ना जैसे हंगामी हालात हैं, ये फ्लड के इस तरह का। और ये जो सा ना, ये इस तरह के इदारे जो से ना मरबूत किस्म की प्लानिंग नहीं कर सकते। दूसरी बात है ये जो फैसिलिटेशन है ना, इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज की, ये कुछ भी नहीं। आपने ये पिछले मई के अंदर एक 5 दिन की जंग लड़ी, वो एक शुरली है, कुछ भी नहीं है उसमें। असल जो सी आपकी इमरजेंसी है जी, वो क्लाइमेट चेंज की इमरजेंसी बनेगी। अगले साल 22 पर अभी जो एस्टिमेट्स हो रहे हैं 22% ज्यादा बारिश जो सी ना अगले साल होगी। अच्छा। तो ये तो हमारे पास तो टाइम ही कुछ नहीं है, अभी ये खत्म हो गया, उसको तो सितंबर तक तो हम ये रिलीफ एफर्ट वगैरह ही कर रहे हैं, उसको 8-9 महीने फिर रह जाते हैं। यही जो सा ना ये सिचुएशन फिर दोबारा जो सी ना और बहुत ज्यादा सिविरिटी के साथ जो सा ना अगले सालों के अंदर आने की इसकी उम्मीद है। पहले जो से ये मसाइल थे जी, ये 10 साल का रिटर्न पीरियड था इसका फ्लड्स का। अब फ्लड जो सा हर दूसरे तीसरे साल फ्लड आ रहा है और ज्यादा शिद्दत और इंटेंसिटी के साथ आ रहा है।
बिल्कुल। तो मैं यही समझता हूँ कि जी इसको जो है ना आप गवर्नमेंट सीरियस हो जाए, जो प्रोजेक्ट्स फजूल किस्म के चला रहे हैं, ये पहले जो चल रहे हैं खुदा के लिए उनको बंद कर दें। ये जो से ये उसको कहते हैं सेफ्टी नेट्स के प्रोजेक्ट्स हैं जी, फलाना स्पोर्ट प्रोग्राम है, ये इस वक्त स्पोर्ट प्रोग्राम का टाइम नहीं है। आपने फोकस करना है उस पॉपुलेशन के ऊपर जो जैसे अभी बताया जा रहा है जो हर्ट पॉपुलेशन है उसको दोबारा उठाएं। इंडिया का वजीर आला क्या कह रहा है, वो कहता है जी मेरी आपसे वादा है कि जिसकी मुर्गी भी मरी है ना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मुर्गी भी वापस हो। देखिए हम जौन सी ना रिस्क इंश्योरेंस पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं, हम तो अपनी इंश्योरेंस नहीं लेते। दुनिया के जितने जदीद ममालिक हैं उन्होंने जौन सी ना इंश्योरेंस रखी हुई है, पर्टिकुलरली फ्लड इंश्योरेंस होती है। तो इसकी तरफ भी आप देख लें कि फ्लड इंश्योरेंस पॉसिबिलिटी है, ये फ्यूचर की बातें हैं। फौरी तौर पर जॉनसन है जी जो की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्टार्ट कर लें, पाकिस्तान की बका उसी में ही है। दूसरी चीज है मेरे नजदीक जौन सी इंस्टीट्यूशंस को परवेज साहब एक बात बताएं, ये जो अभी बात कर रहे थे खालिद साहब भी, आपने भी जो बात की कि सही जगहों पर पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारा अंडर फंडिंग का मसला भी तो बहुत सीवियर है ना। जिस सेक्टर की तरफ हम जाते हैं और हम ये कहते हैं कि इसको सब्सिडाइज करेंगे पब्लिक गुड के लिए, IMF कूद पड़ता है बीच में, वो ये कहता है कि आप ये कर नहीं सकते हमसे अप्रूवल लिए बगैर। तो हमारी मैशत सॉवरन ही नहीं है, ये फैसले कौन से कैपिटल से, किन पैसों से करने हैं हमने? देखिए नहीं, ये बात पैसों की मैं आपको बताऊं, जितना शोर किया जाता है ना उतनी कमी नहीं है। मैंने एक दफ़ा एक डैम के लिए जौन सा ना जाकर ये चिन्योट के पास मैंने एक वो मीटिंग की, उनसे एक बुजुर्ग थे एक बैठे हुए जो ना काफ़ी पुराने थे, अबाउट 70-80 ईयर्स के, वो चिन्योटी शेख थे। तो मैंने कहा जी इतने पैसे आप दे दें तो ये वाला डैम मैं इसको हेल्प इसमें कर देता हूँ, ये कर दो, इसमें तकरीर होती है होगी। तो उसने कहा कितने पैसे हैं, मैं कहा जी 4 बिलियन का रौला है, $4 बिलियन चाहिए थे उस दौर के अंदर। अच्छा। तो उसने कहा बस। मैंने कहा जी आप क्या कह रहे हैं, कहता जी मैंने आपसे पूछा कि बस इतनी चाहिए ना। देखो देयर इज अनफ मनी, सिस्टम के अंदर काफी पैसा है, कोई लोग बाहर उसको नहीं लाना चाह रहे, कोई लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। सारी की सारी गवर्नमेंट जौन सी इस वक्त खिलाड़ियां लेकर कभी किसी का चलान कर रही है, कभी किसी का वो बिल बढ़ा रही है, उसको कहते हैं कि ये IMF ने, IMF की कितनी बड़ी फंडिंग है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी फंडिंग नहीं है IMF की। इतने पैसे तो जौन से हमारे उसके आते हैं ना जी, रेमिटेंसेस के आ जाते हैं। वो हमने अपने जेन के ऊपर एक बना लिया कि जी जो कोई बहाना हमने लगाना है IMF के ऊपर मलबा डाल दो, वो एक हकीकत नहीं है। आपके जौन से फजूल प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हाई रिटर्न देने वाले नहीं है, उनको आप थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर लें। ये एक इमरजेंसी है, जैसे साथ वाला पड़ोसी मुल्क जो है उसको हैंडल कर रहा है, इमरजेंसी है जी, उसको हैंडल करें। कुदरती आफत है, वी नीड टू सपोर्ट पीपल। दूसरी चीज में जो आप कर रहे थे, देखें वो पुरानी ज़रायत नहीं, इसको छोड़ दें जी, ये ज़रायत की बातें सिर्फ कर रहे हैं कि जी क्रॉप को दे। जो पाकिस्तान की टोटल तकरीबन $55 अरब की एग्रीकल्चर GDP होती है, उसके अंदर जो सा ये क्रॉप्स का तो हिस्सा ही बहुत थोड़ा सा रह गया हुआ है। मेन जो सी चीज है वो लाइफ स्टॉक है, इसमें सबसे ज्यादा जो सा नुकसान हो रहा है लाइफ स्टॉक का हो रहा है। आप कोशिश करें कि जनाब पहले इनको पकड़ें, जो लोग हैं इनको रिहेबिलिटेट करें और उस जगह पर ना करें। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि अगले साल 2 में यही सूरत हाल दोबारा, जैसे मुनीर साहब भी कह रहे थे, दोबारा ये रिपीट होगी। हमारे वजीर आजम साहब ने 2 बातें कही हैं कि जी हम फौरी तौर पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके लिए लोन है, आप अभी बात करें सुबह उसके पैसे आ जाते हैं, वो कोई इतनी बड़ी वो उसमें कस्तूरी नहीं है कि जी हम हर जगह से जहां पर रिवेरियन बेल्ट के अंदर लोग बसे हुए हैं हम इधर नहीं बसने देंगे। वो मेरे अपने जाती ख्याल में नामुमकिन है वो वाला पार्ट, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है उसके अंदर आप जॉनसन उसके अंदर जॉनसन ये सारे जॉनसन हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल बहुत सारे लोग उसमें हेल्प करने को तैयार हैं।